लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के पहले साम्राज्य के संस्थापक का असली नाम क्या था, तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मौर्य उनका सरनेम था भी, या फिर यह नाम 2000 साल बाद किसी और ने गढ़ दिया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो किया था कि आपका सरनेम कहाँ से आया, और मैंने बताया था कि कैसे अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए सबको सरनेम लगाने का एक सिस्टम बना दिया, यानी सरनेम लगभग कंपलसरी हो गया। तब कमेंट पर कई लोगों ने मुझे बताया कि हमारे देश में सम्राट चंद्रगुप्त के समय से मौर्य सरनेम चला रहा है। हमारे देश के बहुत सारे लोग आज भी अपने को चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज बताते हैं और लगभग सेम सरनेम लगाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी है। जिस सम्राट को पूरी दुनिया आज चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानती है, उनके अपने पोते सम्राट अशोक अपने किसी भी शिलालेख में खुद को मौर्य नहीं कहते। तो फिर अगर अशोक खुद नहीं कहते अपने आप को मौर्य, तो हम आज उन्हें मौर्य क्यों कहते हैं? क्या मौर्य सचमुच उनका वंश था, या फिर इतिहास ने सदियों तक एक ऐसा शब्द दोहराया जिसकी असली कहानी ही बदल गई? आज हम किसी एक किताब की नहीं, बल्कि ग्रीक राइटर्स, बौद्ध ग्रंथ, जैन परंपराओं, संस्कृत व्याकरण, पुरातत्व और ब्रिटिश काल के डॉक्यूमेंट्स की मदद से, यानी इतिहास के तमाम तथ्यों के आधार पर इस पहेली को एक एक सुराग जोड़कर सुलझाएंगे। और हो सकता है कि वीडियो खत्म होने तक आपके लिए चंद्रगुप्त का नाम हमेशा के लिए बदल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो चलिए आज डिकोड करेंगे मौर्य सरनेम की कहानी को, क्योंकि यह सरनेम भारत के पहले एम्पायर को इस्टेब्लिश करने वाले राजा का था, और आज भी इससे जुड़े सरनेम हमें आसपास दिखते हैं। इस कहानी की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है उस भारत से जहां कोई एक भारत था ही नहीं। आज से लगभग 2500 साल पहले पूरा उत्तर भारत दर्जनों छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें हम महाजनपद कहते थे। ये 16 महाजनपद थे, और इनमें सबसे ताकतवर था मगध। तब मगध पर शासन था नंद वंश का, वही नंद वंश जिसके बारे में यूनानी इतिहासकार कर्टियस का कहना है कि नंद राजा के पास लगभग 2 लाख सैनिक, हजारों घोड़े और इतने युद्ध हाथी थे। दूसरे राजा मगध से लड़ने से पहले ही डर जाते थे। यूनानी सोर्सेस बताते हैं कि 326 ईसा पूर्व में जब फारस, इजिप्ट और सेंट्रल एशिया को जीतने के बाद सिकंदर की सेना भारत पहुंची, तो उसकी सेना ने नंद राजा की सेना के डर से व्यास नदी पार करने और मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया था। तो सिकंदर की सेना भले ही वापस चली गई, लेकिन सिकंदर के लौटने के बाद नॉर्थ वेस्ट में भारत में सत्ता का बैलेंस टूट गया। यहाँ पहले यूनानी सेना का दबाव था, अब वहीं पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया। दूसरी तरफ मगध में जनता नंद शासन से खुश नहीं थी। नंद राजा धनानंद खूंखार और क्रूरल था, और ऊपर से उसने टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगा दिए थे। ऐसे में इतिहास के मंच पर एंट्री होती है एक ऐसे नौजवान की जिसके बारे में आज भी इतिहास पूरी तरह से एक मत नहीं है। उनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी फैमिली कौन सी थी, इनका असली वंश क्या था, इनमें से किसी भी सवाल का हमारे पास 100% तय उत्तर नहीं है। लेकिन इतना तय है कि उनके साथ एक बहुत ही गजब की पर्सनैलिटी जुड़ती है, नाम चाणक्य। दोनों मिलकर भारत का पहला विशाल साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। यही वो मौका है जब इतिहास में पहली बार नाम दिखाई देता है चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि चाणक्य जो है, उनकी कहानी बहुत ज़्यादा रची बसी है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। हालांकि उनके बारे में सोर्सेस बहुत ज़्यादा गवाही नहीं देते हैं, और इतिहास में तमाम डिबेट है। मैं इस वीडियो में चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य की कुछ कहानियों को लेकर चलता रहूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाणक्य की कहानी को पूरी तरह से वैलिडेट कर रहा हूँ। अब हमारी असली कहानी शुरू होती है, और यहाँ पर उनकी जितनी बड़ी विजय थी, उतनी ही रहस्यमयी पहचान भी हमें दिखाई पड़ती है। सबसे पहले तो सवाल यही उठता है दोस्तों कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मौर्य सरनेम हमें कहीं देखने को मिलता है? चंद्रगुप्त से पहले हमें यह नाम कहाँ मिलता है? क्या किसी दूसरे राजा ने इसे इस्तेमाल किया? क्या किसी पुराने अभिलेख में इस टाइटल का उल्लेख मिलता है? जवाब है नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद्रगुप्त के बाद भी आपको किसी राजा के नाम में मौर्य सरनेम ना के बराबर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अशोक ने भी, जो कि चंद्रगुप्त के पोते थे, उनके नाम में भी ये सरनेम नहीं मिलता। यही वजह है कि इस नाम का ओरिजिन ढूंढना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम मौर्य सरनेम की शुरुआत को देखते हैं तो हमें एक कहानी मिलती है।
ये कहानी कहती है कि नंद राजा सर्वार्थ सिद्धि की दो रानियां थीं। एक रानी उच्च क्षत्रिय कुल की रानी सुंधवा थी और दूसरी मुरा नाम की एक बहुत ही सुंदर लेकिन बेहद साधारण कुल की शूद्र दासी थी। कहा जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि को रानी सुंधवा से 9 पुत्र हुए जो नवरत्न या नवनंद कहलाए, जबकि दासी मुरा से उन्हें सिर्फ एक लेकिन बहुत ही तेजस्वी बालक ने जन्म दिया। क्योंकि मुरा दासी थी इसलिए उसके बेटे को कभी वो सम्मान और अधिकार नहीं मिला जो रानी सुंधवा के बेटे को आसानी से मिल जाता था। नंदराजा और उसके राजकुमार मुरा और उसके बेटों को हीन भावना से देखते थे और उन्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। तो दासी मुरा के बेटे को कभी अपना माना नहीं गया। वो राजमहल में था लेकिन राजकुमार नहीं था। उसके पास खून तो राजा का था लेकिन राइट्स नहीं थे, अधिकार नहीं थे। बचपन से सिर्फ अपमान, तिरस्कार और भेदभाव मिला। फिर एक दिन तक्षशिला से आए एक ब्राह्मण विद्वान की नज़र उस बालक पर पड़ती है। नाम चाणक्य था। कहानी कहती है कि चाणक्य ने उस लड़के में फ्यूचर का सम्राट देख लिया। उसे अपने साथ वो तक्षशिला लेकर गए। कई सालों तक युद्ध, राजनीति, स्ट्रैटेजी, कूटनीति की शिक्षा दी। फिर इसी युवक ने अपने ही पिता के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका और क्योंकि उसकी माँ का नाम मुरा था इसलिए उसके वंश का नाम पड़ गया मौर्य। अब दोस्तों ये जो कहानी है ये पहली और सबसे फेमस कहानी है। पहली बार आप इसे सुनेंगे तो काफ़ी बिलीवेबल स्टोरी लगेगी, लेकिन दोस्तों इतिहास की खासियत ये है कि ये मूवीज़ की तरह नहीं चलता। इतिहास में सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही होता है कि इस कहानी को सबसे पहले लिखा किसने, और यहीं इस पूरी कहानी में दरार पड़ती है। तो सच क्या है? ये मौर्य ही वो मौर्य हैं जो आज हमें दिखते हैं? उसके बारे में भी आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि मौर्य की मिस्ट्री ये वाली सॉल्व होते ही आपको आज वाले मौर्य टाइटल की कहानी भी समझ में आती जाएगी। मैं एक एक करके आपको सारे फैक्ट, सारी थ्योरी बताता जाऊंगा। आप तय करिएगा ये कहानी कहाँ तक सही है। देखिए, जब भी आप इतिहास में ऐसे टाइटल या इतने बड़े क्लेम को ढूंढने निकलते हैं तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास के टाइम के लोगों ने उनके बारे में क्या लिखा। चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले उनके समकालीन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज और बाद में उन्हीं के बेसिस पर, उन्हीं की राइटिंग्स पर लिखने वाले रोमन इतिहासकार जस्टिन ने चंद्रगुप्त के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। जस्टिन अपनी किताब एपिटोम में साफ लिखते हैं कि चंद्रगुप्त बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड से आया था, यानी उसका कोई राजसी खानदान नहीं था। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि इन विदेशी लेखकों ने कहीं भी ये नहीं लिखा कि चंद्रगुप्त का नंद राजा से या किसी दासी मुरा से कोई ब्लड रिलेशन था। ये वही लेखक थे जो नंद राजा की क्रूरता से अच्छी तरह वाकिफ थे। अगर सच में चंद्रगुप्त नंद राजा की नाजायज संतान होते और अपने ही पिता को हराकर गद्दी पर बैठे होते तो ये उस दौर के लेखकों की किताबों का सबसे मसालेदार हिस्सा होता। इनकी ये खामोशी भी मुरा वाली कहानी पर पहला बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन इस कहानी को और डिटेल में समझने के लिए आपको एक और हिस्टोरिकल सोर्स के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। मुरा की इस कहानी की जड़ है विशाख दत्त का ये नाटक, और ऐतिहासिक सच्चाई ये है कि ये नाटक चंद्रगुप्त के टाइम पर तो नहीं लिखा गया, बल्कि उनसे 700-800 साल बाद गुप्त काल में यानी 4वीं-5वीं शताब्दी में लिखा गया। इतने सालों बाद लिखे गए इस नाटक में चाणक्य चंद्रगुप्त को वृषल कहकर बुलाते हैं। प्राचीन संस्कृत में वृषल का मतलब एक विधर्मी भी होता था, यानी वो जो पुरानी वैदिक परंपराओं को ना माने। अब अगर आप देखो तो चंद्रगुप्त ने जीवन के आखिर में जैन धर्म अपनाया और उनके पोते अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। रूढ़िवादी वैदिक व्यवस्था के लिए ये मौर्य राजा परंपराओं को तोड़ने वाले विधर्मी थे। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ भी कहीं मुरा का नाम नहीं आता, यानी इतनी बड़ी कहानी जिसे आज लगभग हर कोई जानता है वो अभी तक इतिहास में दिखाई ही नहीं दे रही। तो फिर वो आई कहाँ से? यहीं से इतिहास का एक बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। जिस कहानी को लोग आज प्राचीन इतिहास समझते हैं वो असल में चंद्रगुप्त के समय की है ही नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त के करीब 2000 साल बाद लिखी टीकाओं से, टिप्पणियों से लोकप्रिय हुई। तो सच ये है कि मुद्रा राक्षस के मूल नाटक में मुरा वाली पूरी कहानी नहीं मिलती। ये कहानी बहुत डिटेल से सामने आती है बहुत बाद के टीकाकारों में। ये टीकाकार कौन थे? धुंडीराज और उसके बाद रत्नागर्भ, और फिर ब्रिटिश काल के जो शुरुआती इतिहासकार थे उन्होंने इन बाद की व्याख्याओं को ही मूल इतिहास यानी ओरिजिनल हिस्ट्री मान लिया, और यहीं से एक जो गेस था वो धीरे धीरे हिस्ट्री की किताबों में फैक्ट बनता चला गया।
जब ब्रिटिश रिसर्चर जैसे विलियम जोन्स भारतीय इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने 18वीं सदी के इन दोनों टीकाकारों की मिस्टेक्स को सच मान लिया। अंग्रेजों की किताबों में ये बात छप गई और दुनिया कई दशकों तक भारत के सबसे महान सम्राट को एक दासी का बेटा मानकर पढ़ती रही। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए कि किसी टीकाकार ने लिख दिया इसलिए हम इस बात को इतिहास मान लें, या उसे सबूत की कसौटी पर भी परखना चाहिए? यहीं से इस पूरी पहेली का सबसे मजबूत सबूत सामने आता है। ना कोई राजा, ना कोई युद्ध, ना कोई शिलालेख, बल्कि संस्कृत की ग्रामर। 2500 साल पुरानी ग्रामर की एक किताब इस पूरी कहानी के डायरेक्शन को बदल देती है। इतिहास में गवाह झूठ बोल सकते हैं, कहानियां बदल सकती हैं, पॉलिटिक्स भी इतिहास को बदल सकती है, लेकिन एक चीज़ बहुत मुश्किल से बदलती है, वो है लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज अपने नियमों से चलती है और अगर किसी कहानी की जड़ ही भाषा के नियम को तोड़ देती हो तो इतिहासकार सबसे पहले वहीं पर डाउट करने लगते हैं। यही वजह है कि 20वीं सदी में कुछ हिस्टोरियंस ने तलवारों की बजाय ग्रामर की मदद से मौर्य शब्द को टेस्ट किया। यहीं पर पहली बार मुरा वाली कहानी सचमुच मुश्किल में पड़ जाती है। इतिहासकार डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी और एच.सी. राय चौधरी ने 1920 से 1950 के दशक में 2500 साल पुराने पाणिनि के व्याकरण से इस कहानी को टेस्ट किया। डॉक्टर मुखर्जी ने पाणिनि की अष्टाध्यायी को स्टडी किया। ये किताब संस्कृत की ग्रामर है। जैसे बिना जोड़ा घटाना आए मैच की समझ नहीं बनती, वैसे ही ये ग्रंथ संस्कृत में वैल्यू रखता है। तो डॉक्टर मुखर्जी बताते हैं कि पाणिनि की किताब के नियमों के मुताबिक जब किसी स्त्रीलिंग नाम से बेटे या वंश का नाम बनाना होता है तो उसमें एक पहले से तय पैटर्न लगता है जिसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब यह है क्या, इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। राधा नाम की स्त्री का अगर बेटा होगा तो उसे राधेय कहा जाएगा, जैसे कर्ण को भी कहा गया था क्योंकि वो राधा का पुत्र था। कुंती के बेटों को कौंतेय कहा गया और गंगा के बेटे भीष्म को गांगेय कहा गया। यानी हर बार स्त्रीलिंग नाम में एक खास बदलाव होता है और वो बदलाव हर बार एक जैसा पैटर्न फॉलो करता है। अब अगर इसी नियम को मुरा शब्द पर लगाकर देखा जाए, अगर मुरा से कोई नाम बनेगा तो वो मौर्य बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे राधा से राधेय बना। लेकिन असली शब्द मौर्य है, मौर्य नहीं। ये दोनों शब्द देखने में मिलते जुलते लग सकते हैं, लेकिन ग्रामर में एक अक्षर का फर्क भी पूरा शब्द का मतलब बदल देता है। मौर्य शब्द सिर्फ पुल्लिंग शब्द मुर या पाली भाषा के मौर्य शब्द से ही बन सकता है, किसी भी स्त्रीलिंग नाम से नहीं बन सकता। यानी अगर सच में मुरा नाम की किसी दासी से वंश निकला होता तो हजारों साल पुरानी ग्रामर के हिसाब से इनका नाम मौर्य होना चाहिए था। यानी एक झटके में 18वीं सदी के धुंडी राज की कहानी व्याकरण के इस तय नियम के सामने ही टूट गई। डॉक्टर मुखर्जी की किताब जो है चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम्स के हिसाब से ये पूरी कन्फ्यूजन लैंग्वेज के ट्रांसलेशन से पैदा हुई। एंशिएंट टाइम्स में आम बोलचाल की भाषा प्राकृत और पाली थी। बौद्ध ग्रंथों में इस वंश को मौर्य कहा गया जो प्राकृत शब्द मोर से निकला था। लेकिन सदियों बाद जब ब्राह्मणवादी विद्वानों ने इतिहास को संस्कृत में लिखना और समझना शुरू किया तो उन्होंने इस प्राकृत शब्द मौर्य को संस्कृत के ढांचे में फिट करने की कोशिश की। संस्कृत में मौर्य का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने इसके लिए एक संस्कृत मूल खोजा मुरा और व्याकरण को तोड़ मड़ोड़ कर इसे मौर्य बना दिया। यानी मुरा कोई ऐतिहासिक महिला नहीं थी, बल्कि प्राकृत से संस्कृत में किए गए एक गलत अनुवाद से हुआ एक फिक्शनल कैरेक्टर थी। ऐसा ही कुछ मौर्य सरनेम के साथ भी हुआ था जो आपको आगे पता चलेगा, और ये चीज़ ब्रिटिश काल की है, तो वीडियो को देखेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अब अभी आप ये कहेंगे कि सिर्फ भाषा विज्ञान से ये बात सही नहीं ठहरती, बात भी सही है। इसलिए अब आपको ले चलते हैं आर्कियोलॉजी की तरफ। आर्कियोलॉजी का एक ऐसा सच है जो बड़े बड़े जानकारों को हैरान कर देता है। सम्राट अशोक ने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पत्थरों और खंभों पर अपने ढेरों एडिक्ट्स खुदवाए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अशोक ने अपने किसी भी शिलालेख में खुद को मौर्य नहीं कहा। इन्होंने अपने आप के लिए देवानाम प्रिय प्रियदर्शी या मगधे राजानो जैसे टाइटल इस्तेमाल किए। इतिहास में पत्थर पर पहली बार मौर्य शब्द का इस्तेमाल असल में अशोक की मौत के लगभग 350 साल बाद हुआ, जब मौर्य साम्राज्य ही खत्म हो चुका था। 150 ईस्वी के एक शिलालेख में यह चीज़ मिलती है जो गुजरात के जूनागढ़ में मिला था। इसे लिखवाया था शक शासक रुद्रदामन ने। रुद्रदामन खुद मौर्य वंश से कोई सीधा संबंध नहीं रखते थे, यानी इसको लिखवाने के पीछे कोई पक्षपात की वजह नहीं रही होगी। इस शिलालेख में सुदर्शन झील की मरम्मत का जिक्र है और इसमें साफ साफ चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य के नाम बड़े सम्मान के साथ लिखे गए हैं।
अब इसे तर्क के हिसाब से देखिए, कोई भी इंसान चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अपने वंश के किसी शर्मनाक नाम को पत्थर पर खुदवा कर पब्लिकली नहीं दिखाता। पत्थर पर खुदा हुआ शिलालेख सैकड़ों सालों तक टिकता है, हजारों लोग उसे पढ़ते हैं। अगर मौर्य शब्द वाकई किसी दासी से जुड़ा एक अपमानजनक शब्द होता तो चंद्रगुप्त के 450 साल बाद भी चंद्रगुप्त के खानदान से अलग कोई और राजा इसे इतने सम्मान के साथ अपने शिलालेख में क्यों लिखवाता। लेकिन मुरा की कहानी से अलग बात कहने वाला ये अकेला सबूत भी नहीं है। इसके अलावा एक और सबसे पुराना सबूत देखिए, चंद्रगुप्त के जन्म से भी सदियों पहले मौर्य नाम इतिहास में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूक्त में एक पुराना जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ के मुताबिक जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तब पिप्पिलीवन नाम की जगह पर मौर्य नाम का एक क्षत्रिय कबीला मौजूद था। इस कबीले ने बुद्ध के अवशेषों में अपना हिस्सा मांगा, ये कहते हुए कि वो भी क्षत्रिय है। यानी मौर्य नाम का एक स्वतंत्र और सम्मानित कबीला चंद्रगुप्त के जन्म से बहुत पहले से ही मौजूद था। इसका किसी दासी से कोई लेना देना नहीं था। तो अब तक हमने भाषा देखी, यूनानी लेखक देखे, संस्कृत नाटक देखे, बौद्ध ग्रंथ देखे और शिलालेख देखे, लेकिन इतिहास का सबसे ब्यूटीफुल सबूत अभी सामने आने वाला था और वो सबूत था मोर पक्षी। जी हाँ, पुरातात्विक खुदाई में मिले मौर्य काल के चांदी के सिक्कों पर मोर की आकृतियां बनी मिली हैं। सांची के महान स्तूप की मूर्तिकला को अगर आप देखें तो वहां भी मोर दिखते हैं। नंदनगढ़ में अशोक के स्तंभ के नीचे वाले हिस्से पर भी मोरों की आकृतियां पाई गई हैं। रोमियो थापर जैसे इतिहासकार मानते हैं कि मौर्य शब्द मौर्य कबीले के इसी प्रतीक चिन्ह यानी मौर्य से जुड़ा हुआ है। जैन परंपरा में भी एक कहानी मिलती है जिसके मुताबिक चंद्रगुप्त मोर पालने वाले कबीले के मुखिया की बेटी के संतान थे। यानी बौद्ध और जैन दोनों परंपराएं भले ही अलग अलग हैं, लेकिन एक ही दिशा की तरफ इशारा करती हैं, मोर की तरफ, ना कि किसी दासी की तरफ जिसका नाम मुरा था। तो सवाल ये उठता है इन सारी कहानियों के बाद कि अगर मुरा वाली कहानी इतनी फेक है तो ये कहानी शुरू ही क्यों हुई। इसका जवाब समझने के लिए हमें उस दौर के सोशल और रिलीजियस टकराव को समझना होगा। मौर्य काल से पहले भारतीय समाज वर्ण सिस्टम के हिसाब से चलता था। मान्यता थी कि राजगद्दी पर सिर्फ क्षत्रियों का हक है। चंद्रगुप्त के पास कोई पारंपरिक शाही वंशावली नहीं थी। जब उसने और उसके वंशजों ने बौद्ध और जैन धर्म को खुला संरक्षण दिया तो रूढ़िवादी वैदिक परंपरा को इससे गहरा झटका लगा। यही टकराव सदियों में धीरे धीरे पुराणों में मौर्यों की इमेज को कमजोर करने की दिशा में बदलता चला गया। इस तरह से यह सिर्फ एक धार्मिक टकराव नहीं था, बल्कि इसके पीछे पॉलिटिकल वैलिडेशन का सवाल भी था। जो लोग मौर्यों की सत्ता को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए वंशावली पर सवाल उठाना एक बहुत ही नेचुरल तरीका बन गया ताकि उसे कमज़ोर या अवैध दिखाया जा सके। ये किसी एक इंसान की सोची समझी साजिश नहीं रही होगी, बल्कि सदियों तक चलने वाले एक धीमे लेकिन आइडियोलॉजिकल चेंज का रिजल्ट रहा होगा, जो आखिरकार 18वीं सदी में धुंडी राज की कलम से एक बिल्कुल फैक्ट की तरह लिख दिया गया। मौर्य नाम का असर सिर्फ चंद्रगुप्त या अशोक के दौर तक लिमिटेड नहीं रहा। सदियों बाद भी अलग अलग राजवंश इस नाम से जुड़ने में अपने आप को गर्व महसूस कराते थे। जैसे कि 12वीं शताब्दी के कर्नाटक के बंदनिक्के इलाके से एक शिलालेख मिलता है। इसे कुंतल शिलालेख कहा जाता है। इसमें भी मौर्यों का जिक्र उस टाइम पर राज करने वाले एक बड़े और सम्मानित वंश के तौर पर किया गया। यानी सैकड़ों साल बाद भी दूर दराज के इलाकों में मौर्य नाम इज्जत से जुड़ा हुआ था। अगर ये नाम सच में किसी दासी से जुड़ा एक शर्मनाक नाम होता तो इतने अलग अलग दौर में, इतने अलग अलग इलाकों में राजा लोग इसे गर्व से अपनाते नहीं। अब यहाँ दोस्तों एक दिलचस्प सवाल उठता है, आज हमारे आसपास जो लोग मौर्य सरनेम लगाते हैं, क्या वो सीधे तौर पर 2500 साल पुराने सम्राट चंद्रगुप्त के वंशज हैं? अगर इतिहास और साइंस की माने तो इसका कोई पक्का या फिर डायरेक्ट सबूत नहीं मिलता। दरअसल आज के मौर्य सरनेम की कहानी प्राचीन मगध से नहीं, बल्कि 20वीं शताब्दी के अंग्रेजों की राजनीति से शुरू होती है। ये कहानी मैंने यहाँ पर डिटेल में बताई थी, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो 1901 में अंग्रेजों ने भारत में कास्ट सेंसस शुरू किया। ब्रिटिश ऑफिसर हर्बर्ट रिजले ने जातियों को सिर्फ गिना नहीं, बल्कि उनके सोशल हैसियत के हिसाब से उन्हें रैंक करना शुरू कर दिया। इस नए रैंकिंग सिस्टम में समाज में खलबली मच गई। जातियों को डर सताने लगा कि अगर सरकारी कागजों में उन्हें नीचा दर्जा मिल गया तो वो पढ़ाई और नौकरी सब में पीछे छूट जाएंगे। इसी डर से उत्तर भारत की कई जातियों ने खुद को ऊंचा साबित करने की मुहिम शुरू कर दी। सोशियोलॉजी में इसे संस्कृताइजेशन या सांस्कृतिकरण कहते हैं।
अब यूपी और बिहार में खेती, बागवानी और सब्जी उगाने का काम करने वाली कई जातियां थीं, जैसे कोयरी, काछी, सैनी और मुराव। 1920 के दशक में इन समुदायों ने खुद को ऑर्गेनाइज किया और क्षत्रिय बताना शुरू कर दिया। 1922 में इन कम्युनिटीज़ ने मिलकर कुशवाहा क्षत्रिय महासभा बनाई। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। जैसे जैसे देश में प्राचीन इतिहास की खोजें शुरू हुई, इन जातियों ने अपने इतिहास को और ग्रैंड तरीके से दिखाने की कोशिश की। मुराव या मुराई जैसी जातियों ने अपने नाम से मिलते जुलते मौर्य शब्द को अपना लिया। उन्होंने दावा किया कि चूंकि बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को मौर्य क्षत्रिय कहा गया है, इसलिए असल में वही लोग चंद्रगुप्त और अशोक के असली वंशज हैं। 1930 के दशक तक आते आते इन कम्युनिटीज़ के पढ़े लिखे लोगों ने अपने पुराने सरनेम छोड़ दिए और ऑफिशियली अपने नाम के आगे मौर्य लिखना शुरू कर दिया। आज़ादी के बाद जब देश में वोट बैंक की पॉलिटिक्स शुरू हुई तो ये मौर्य सरनेम बहुत बड़ा पॉलिटिकल और सोशल टूल बन गया। तो कुल मिलाकर क्या आज का मौर्य सरनेम 2500 साल पुरानी कोई अटूट वंशावली है? तो जवाब है कि हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। ये करीब 100 साल पहले अंग्रेज़ों की जनगणना के दबाव और समाज में अपनी हैसियत सुधारने के लिए चलाए गए एक बहुत ही कामयाब आंदोलन की देन भी रहा है। आज के भारत में भी मौर्य विरासत की झलक हमें साफ दिखती है। भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया है, यानी सारनाथ का सिंह चतुर्मुख, वो सम्राट अशोक की देन है। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं चुना गया, बल्कि इसके पीछे भी वो पुरानी सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई हैं जो मौर्य यानी मौर्य वंश के साथ जुड़ी हुई हैं। वही वंश जिसने पहली बार भारत को एक बड़े एम्पायर के तौर पर जोड़ा। तो अगली बार आप मोर को देखें या अशोक स्तंभ की तस्वीर देखें तो याद कीजिएगा कि ये सिर्फ चिन्ह नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़ाई की निशानी है जो एक सच्चे इतिहास और एक गढ़ी हुई कहानी के बीच सदियों तक चलती चली रही। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम किसी दासी की कोख से नहीं निकला। ये नाम निकला हिमालय की तलहटी में मोरों के बीच रहने वाले एक आज़ाद निडर कबीले से। मुरा वाली कहानी दरअसल उन लोगों की सोच थी जो एक साधारण परिवार से उठकर सम्राट बने इंसान को हजम ही नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी मौर्य सरनेम की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।